कैसे भारत, जो कभी दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में से एक था, ब्रिटिश साम्राज्य का ताज का गहना बन गया। ये कहानी शुरू होती है व्यापार से और खत्म होती है एक पूरी सल्तनत पर। और मजे की बात यह है कि ये सब शुरू किया एक प्राइवेट कंपनी ने। तो चलिए आज इसी दिलचस्प कहानी की परतें खोलते हैं। जरा इस पेंटिंग को देखिए, ये साल 1778 की है। टाइटल है पूरब ब्रिटानिया को अपनी दौलत भेंट कर रहा है। देखने में तो बड़ा शांत और खूबसूरत नज़ारा है ना? पर ये पेंटिंग हमें क्या कहानी सुनाना चाहती है? क्या ये वाकई में एक भेंट थी या कुछ और? अब उस शांत तस्वीर के सामने विलियम डिग्बी की कही ये कड़वी सच्चाई रखिए। उन्होंने 1901 में लिखा था कि जमीन और लोगों को लूट का माल समझा जाता था। ये एक बिल्कुल ही अलग, एक क्रूर हकीकत बयां करता है। और बस यही विरोधाभास हमारी आज की कहानी का दिल है। तो कंपनी की कहानी पर आने से पहले चलिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि यूरोपियन ताकतों के आने से पहले भारत असल में था कैसा। ये कोई छोटा मोटा देश नहीं था। नहीं, 16वीं सदी की बात करें तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी का 25% यानी 1/4 हिस्सा अकेले भारत का था। वो चीन के साथ दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक सुपर पावर में गिना जाता था। और ऐसा क्यों था? क्योंकि भारत उस वक्त दुनिया का बाजार था। सोचिए, यहाँ के मसाले, बेहतरीन सूती कपड़े, हाथी दांत, कीमती रत्नों और दुनिया भर में मशहूर वुड स्टील, इन सब चीज़ों की डिमांड पूरी दुनिया में थी। इसी वजह से भारत ग्लोबल ट्रेड का सेंटर बना हुआ था। और फिर कहानी में एक नया किरदार आता है, एक नया खिलाड़ी मैदान में उतरता है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी नहीं थी। उससे क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट से एक रॉयल चार्टर यानी शाही फरमान मिला हुआ था। और उस फरमान ने उसे अपनी खुद की प्राइवेट आर्मी रखने की इजाज़त भी दे दी थी। मतलब ये व्यापारी तो थे, लेकिन सैनिकों के भेस में। शुरू में तो उन्होंने बहुत धीरे धीरे और सावधानी से काम किया। पूरी 17वीं सदी के दौरान उन्होंने भारत के समुद्री किनारों पर अपने ट्रेडिंग पोस्ट बनाए। पहले सूरत, फिर मद्रास, फिर बॉम्बे और फिर कलकत्ता। यहाँ के लोकल राजा महाराजा उन्हें बस व्यापारी ही समझते रहे, उनके बड़े इरादों से बिल्कुल अनजान। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक ट्रेडिंग कंपनी ने इतने बड़े उपमहाद्वीप पर कब्जा कैसे कर लिया? उन्होंने एक बहुत ही चालाक प्लेबुक अपनाई, एक ऐसी रणनीति जो सीधी लड़ाई से ज्यादा सियासत और साजिश पर टिकी थी। उनकी स्ट्रैटेजी को आप इन 4 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, वो किसी भारतीय राजा को उसके दुश्मन के खिलाफ अपनी मिलिट्री मदद ऑफर करते। फिर वो उन्हीं दुश्मनियों का फायदा उठाकर फूट डालो और राज करो की अपनी नीति चलाते। जब उनका चुनाव हुआ राजा जीत जाता तो वो बस एक कठपुतली बनकर रह जाता। और आखिर में जब वो राज्य पूरी तरह कमजोर हो जाता तो कंपनी उस पर पूरा कब्जा कर लेती थी। इस खेल को खेलने के लिए उनके पास 2 बहुत ही खतरनाक हथियार थे। पहला था सहायक संधि। जरा सोचिए, आप किसी को अपनी ही हिफाजत के लिए पैसे दे रहे हैं, लेकिन असल में वो आपके ही घर में बैठकर आप पर हुकूमत कर रहा है। और दूसरा था कुख्यात व्यपकत का सिद्धांत। ये एक ऐसा कानून था कि अगर किसी राजा का अपना कोई बेटा नहीं है तो उसका राजपाट सीधा कंपनी हड़प लेगी। गोद लेने की जो सदियों पुरानी भारतीय परंपरा थी, उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। 1757 की प्लासी की लड़ाई इसका सबसे बड़ा सबूत है। अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब को सिर्फ अपनी ताकत के बल पर नहीं हराया। नहीं, उन्होंने नवाब के सेनापति मीर जाफर के साथ एक सीक्रेट डील की। मीर जाफर ने अपनी पूरी सेना को लड़ाई से दूर रखा और बस अंग्रेजों की जीत पक्की हो गई। आज भी भारत में मीर जाफर का नाम गद्दार का दूसरा नाम माना जाता है। और जैसे ही कंपनी का कंट्रोल पक्का हुआ, भारत की दौलत को एक सिस्टमैटिक तरीके से लूटना शुरू कर दिया गया। और इसके जो नतीजे हुए वो बहुत भयानक थे। एक अंदाजे के मुताबिक 1765 से 1938 के बीच भारत से जो दौलत लूटी गई उसकी आज की कीमत करीब 45 ट्रिलियन डॉलर्स है। जरा इस नंबर को समझने की कोशिश कीजिए। ये आज के ब्रिटेन की पूरी इकोनॉमी से भी कई गुना ज्यादा है। इस दौलत की निकासी की एक बहुत बड़ी इंसानी कीमत चुकानी पड़ी। खुद गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक का ये बयान, सूती बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदानों को सफेद कर रही हैं, ये भारत के वर्ल्ड फेमस टेक्सटाइल इंडस्ट्री की तबाही की कहानी कहता है।
ब्रिटिश नीतियों ने लाखों हुनरमंद कारीगरों को भूखा मरने पर मजबूर कर दिया था। शायद इस त्रासदी को इन दो तस्वीरों से बेहतर कोई और चीज नहीं दिखा सकती। एक तरफ 1877 में अकाल राहत का इंतजार करते भूखे लोग और दूसरी तरफ ठीक उसी वक्त मद्रास के बंदरगाह से अनाज की बोरियां भरकर विदेश भेजी जा रही हैं। देखिए, कंपनी की नीतियों ने अकाल पैदा नहीं किए, पर उन्होंने इन अकालों को कई गुना ज्यादा जानलेवा जरूर बना दिया। 1770 से 1772 के बीच बंगाल में एक भयानक अकाल पड़ा, जिसमें अंदाजन 1 करोड़ लोग मारे गए। ये उस इलाके की आबादी का करीब 1/3 हिस्सा था। और ये सब तब हो रहा था जब फसलें बर्बाद होने के बावजूद कंपनी लोगों से टैक्स बढ़ा-बढ़ाकर वसूल रही थी। एक सदी से जो गुस्सा अंदर ही अंदर सुलग रहा था, आखिरकार एक चिंगारी ने उस बारूद में आग लगा दी जो पूरे देश में फैला हुआ था। 1857 के उस महान विद्रोह की वजह बने नए राइफल के कारतूस। एक अफवाह फैल गई कि इन पर गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है। ये हिंदू और मुसलमान दोनों ही सैनिकों की धार्मिक भावनाओं का सीधा सीधा अपमान था। और बस यही चिंगारी काफी थी उस विस्फोटक माहौल में आग लगाने के लिए जो दशकों से तैयार हो रहा था। लेकिन ये विद्रोह सिर्फ सैनिकों तक ही नहीं रुका। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और अवध के बेगम हजरत महल जैसी वीरांगनाएं कंपनी के खिलाफ इस लड़ाई का चेहरा बन गईं। उन्होंने जिस बहादुरी से लड़ाई लड़ी, उसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की भावना को हमेशा के लिए अमर कर दिया। आखिरकार इस विद्रोह को बहुत बेरहमी से कुचल दिया गया, लेकिन इसने इतिहास का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया गया और 1858 में ब्रिटिश क्राउन ने भारत का कंट्रोल सीधे अपने हाथों में ले लिया। एक युग का अंत हुआ और ब्रिटिश राज की शुरुआत हुई। अब चलिए वापस चलते हैं हमारी पहली पेंटिंग पर। इस पूरी कहानी को जानने के बाद अब इसका असली मतलब बिल्कुल साफ हो जाता है ना? ये कोई भेंट नहीं है, ये एक औपनिवेशिक प्रोपेगेंडा है। ब्रिटानिया का ऊंचा सिंहासन, भारत की झुकी हुई मुद्रा, दौलत का तोहफा, ये सब सिर्फ एक झूठी कहानी गढ़ने के लिए था, अपनी हुकूमत को सही ठहराने के लिए। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। दादा भाई नौरोजी, जो ब्रिटिश संसद में बैठने वाले एक भारतीय थे, उन्होंने इस पूरे सिस्टम को अन ब्रिटिश रूल कहा था। जरा सोचिए, उन्होंने ऐसा क्यों कहा होगा? एक तरफ ब्रिटिश न्याय और आज़ादी के बड़े बड़े दावे और दूसरी तरफ भारत में उनके शासन की ये कड़वी हकीकत। इन दोनों के बीच ऐसा क्या विरोधाभास था? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी मायने रखता है।